नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या विपक्ष इतना मजबूत है कि वो मोदी और शाह की भाजपा को हरा पाएगा। क्या विपक्ष के पास इतने संसाधन हैं कि वो इन दोनों राज्यों में अपना परचम लहरा पाएगा। आश्चर्यजनक तरीके से हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने विड्रॉ किया है, कांग्रेस को मौका दिया है। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आक्रामक राजनीति शुरू की है। हिमाचल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं अगर कांग्रेस संसाधनों की कमी ना करे, टिकटों का वितरण सही करे, बल्कि मैं कहूंगा टिकटों को बेचे ना। उत्तर प्रदेश ऐसा हाल हिमाचल में ना करे तो हिमाचल से सुकून भरी खबरें आ सकती हैं। हिमाचल के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि बीजेपी वहां ये भी प्लान कर रही है कि हिमाचल में कांग्रेस के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को आर्थिक रूप से मदद करके टिकट दिलवा दिया जाए जो चुनाव जीत ना पाए। होते हैं राजनीति में ये सारे कारण। तो आज हम विषय पे बात करेंगे कि क्या है गुजरात में और हिमाचल में विपक्ष की रणनीति, क्यों दो महत्वपूर्ण राज्य हैं राजनीति के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। एक अनुरोध करूंगा कि आपसे कि देखिए, आज के दौर में इस तरह की बातें करना थोड़ा मुश्किल है। यह गोदी मीडिया का दौर है, सत्ता की चौकड़ी का दौर है, लेकिन आप सबका प्यार है कि हम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, सच बोलते हैं, गोदी मीडिया नहीं बने हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और बात और दूर तक पहुंचे। तो मैं आज के विषय पर लौटता हूं और बताता हूं कि इस आधुनिक दौर के हिंदुस्तान में, जो मौजूदा हिंदुस्तान है, इसमें आर्थिक रूप से संपन्न दो राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात। ये इतने महत्वपूर्ण है कि आज के दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन जिसके पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताकत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बम्पर मेजॉरिटी है, तो किसी भी राजनीतिक या गठबंधन को इन दोनों में से एक राज्य में मजबूती से अपने पैर टिकाए रखना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलना पड़ेगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो 2004 का साल था। आत्मविश्वास से भरी भारतीय जनता पार्टी फील गुड और इंडिया शाइनिंग की चकाचौंध के साथ लोकसभा चुनाव में उतर रही थी, लेकिन विपक्ष भी खुद को कमजोर नहीं मान रहा था। इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि उसके पास महाराष्ट्र की सरकार थी, और सब जानते हैं कि जिस पार्टी या गठबंधन के पास महाराष्ट्र की सरकार होती है, जिस पार्टी या गठबंधन के पास महाराष्ट्र की सत्ता होती है, उसे चुनावी संसाधन का अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्थिक राजनीति का एक मजबूत स्तंभ है महाराष्ट्र। बहुत पैसा है महाराष्ट्र। उस दौर में भी यही हुआ था, और फील गुड इंडिया शाइनिंग कैंपेन, जिसके जनक प्रमोद महाजन बताए जाते हैं, वो धराशायी हो गया। अब भी कुछ महीने पहले तक महाराष्ट्र की सत्ता विपक्ष के पास थी, लेकिन गुवाहाटी मॉडल के तहत इस सत्ता को इसलिए विपक्ष से छीना गया ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष की आर्थिक सप्लाई लाइन को ही बंद कर दें। आर्थिक सप्लाई लाइन मतलब पैसा ही नहीं होगा तो चुनाव कहां से लड़ोगे, चुनाव बड़े महंगे हो गए। कमोबश यही स्थिति गुजरात की है। आज की तारीख में गुजरात में आम आदमी की चाहे जो दुर्दशा हो, लेकिन सत्ता के करीबी दो गुजराती थे दिशा, मतलब अंबानी भैया और अडानी भैया, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। एक की कमाई दर 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा है, तो दूसरे की रफ्तार 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन है। आप कल्पना कर सकते हैं। जाहिर है इस तरह की कमाई बिना सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकती, और चूंकि अब दोनों धनाढ़ प्रदेशों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक
जब एक ही पार्टी के लोग काबिज हों, एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो और वही पार्टी इन दोनों अंबानी और अडानी भैया के संरक्षक के रूप में नजर आए, तो फिर ज्यादा कुछ कहना बाकी रह ही नहीं जाता। लेकिन मूल सवाल यह कि इस प्रकार के बेशरम पूंजीवाद, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म से देश कहा जाता है, उस क्रोनी कैपिटलिज्म से देश के आम आदमी के हितों की रक्षा और विशेषकर इसकी जड़ में सबसे ज्यादा गहरे तरीके से प्रभावित इन दोनों राज्यों के लिए विपक्ष का क्या प्लान है, मैं आपको आज बताता हूं। पहले चर्चा गुजरात की। गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होमवर्क, बहुत मुश्किल परीक्षा। यहां पैसा भी है तो 2000 के दंगों के बाद से हिंदुत्व की सियासत के लिए उर्वरक जमीन भी है। पैसा और हिंदुत्व का कॉकटेल, साथ ही एक बहुत बड़ा शहरी वोटर लगभग 42%, जो भाजपा की चुनावी रणनीति का मुख्य हथियार है, खासकर गुजरात और हिंदी भाषी भारत का शहरी वोटर। लेकिन अब इसी वोटर के बीच आम आदमी पार्टी भी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की गुजरात में मजबूत जड़ें भी हैं, जो पिछली बार 37 सालों में, मैं फिर कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, पिछले 37 सालों में, आखिरी चुनाव 1985 में जीती थी कांग्रेस। कोई चुनाव नहीं जीती है, लेकिन लगातार मुख्य भूमिका में मौजूद है गुजरात में। कांग्रेस की यही मजबूत जड़ें त्रिकोणीय मुकाबले में बन रहे हालात ने अडानी की अशोक गहलोत के दर पर दस्तक देने को मजबूर कर दिया। तो ये त्रिकोणीय जो हालात हैं, इसी ने अडानी को डराया, अशोक गहलोत से मिलने को मजबूर किया। दरअसल अडानी को पता है कि यदि गुजरात का निजाम बदला तो ना सिर्फ दंगों की फाइलें खुलेंगी, बल्कि कौड़ियों के भाव किस उद्योगपति को कितनी जमीनें दी गई, मतलब कौड़ियों के भाव कैसे जमीन लौटा दी गई अडानी को, ये सब भी बाहर आ जाएगा। यानी विपक्ष के लिए गुजरात एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी यदि उसके हाथ लग गई तो देश में बोफोर्स से भी बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। लिहाजा विपक्ष किसी भी कीमत पर गुजरात को हथियाना चाहता है। खासकर कांग्रेस को तो बखूबी पता है कि उसके पास जितने वोट, लगभग 41% वोट हैं, जो पिछली बार सीधे मुकाबले में उसे मिले थे। 41% वोट बहुत होते हैं। उसमें अब अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है और 4-5% कम भी हो जाएंगे, तब भी उसे बहुमत मिल सकता है, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि केजरीवाल और सिसोदिया की मेहनत पर उनके गुजरात के कैंडिडेट कितनी मेहनत करते हैं और कितनी सीटों पर वो तिकोना बना पाते हैं, शहरी वोट को काट पाते हैं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारी कितनी मुस्तैदी से ईवीएम में अपनी ताकत दिखा पाते हैं। और रही बात दलित और आदिवासियों की, तो उनका चुनाव परंपरागत तौर पर गैर भाजपावाद के साथ ही रहा है, हमेशा रहा है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां सब जानते हैं कि आरएसएस का जन्म भले ही इस राज्य में हुआ हो, लेकिन तब भी इस राज्य में भाजपा बहुत ताकतवर कभी नहीं हो पाई। खुद आरएसएस भी यहां ताकतवर नहीं बन पाया, तो भला भाजपा कैसे ताकतवर हो जाती? आरएसएस यहां क्यों ताकत में नहीं आ पाई, क्यों इतना मजबूत नहीं हो पाया संगठन, ये जरा इसको समझ लेते हैं। आरएसएस का नेतृत्व यहां शुरू से ही चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में है। रज्जू भैया को छोड़कर अब तक के सभी सरसंचालक चित्पावन ब्राह्मण समाज से रहे हैं। चित्पावन ब्राह्मण समाज खुद को तो ब्राह्मण क्लेम करता है, लेकिन महाराष्ट्र के ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते। उनके बारे में आमतौर पर एक धारणा है कि ये लोग समुद्री रास्ते से महाराष्ट्र में आए और तब शिवाजी ने एक अनुष्ठान के द्वारा इनका चित्त पावन कराकर इनको हिंदू समाज में स्वीकार करवा दिया। लेकिन वहां के ब्राह्मण इन्हें बतौर ब्राह्मण स्वीकार कर ही नहीं सके। इसके बाद ब्रह्मर्षि समाज की एक स्थानीय क्षत्रिय, जिसमें चित्पावन, ब्राह्मण, त्यागी और भूमियार आते हैं, इनके नीचे उत्तर भारत के दो प्रमुख समुदाय के साथ मिलकर इस समाज ने हिंदू समाज में अपनी
स्वीकार्यता को बढ़ाया, अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाई। अब चूंकि आरएसएस पर हमेशा से इनका वर्चस्व रहा, इसका नतीजा ये हुआ कि संघ ना तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज में बहुत मजबूती से घुस पाया और ना ही पिछड़े वर्ग में। मराठी ब्राह्मणों के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने के मकसद से ही नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस को उभारा गया। बड़ी कोशिश की गई आगे बढ़े, राजनीति में आए, ब्राह्मणों को मैसेज दें, लेकिन वो भी अपने समाज को पूरी तरह संघ पर चित्पावनों के वर्चस्व के कारण जोड़ नहीं पाए। फिर ताकतवर मराठा समाज में जिसकी तादाद 32% है, घुसने का सवाल कहां पैदा होता। ऊपर से 10% मुस्लिम वोटर्स अलग से, यानी जब मराठा और मुस्लिम मिलाकर ही 42% हो जाए तो फिर क्या संघ और क्या भाजपा। उस पर से ठाकरे परिवार और शरद पवार इकट्ठा हों तो शहरी और ग्रामीण मराठों में भी इकट्ठा हो जाते हैं, सभी कंबाइंड हो जाती हैं। और रही सही कसर विदर्भ में कांग्रेस की ताकत और भारत जोड़ो यात्रा का ग्लैमर पूरा कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नागपुर में संघ का जन्म हुआ, संघ का हेडक्वार्टर है, वहां अब तक के 17 लोकसभा चुनावों में जनसंघ और भाजपा ने सिर्फ 3 बार जीत हासिल की है। 1996 में बनवारी लाल पुरोहित और 2014 में नितिन गडकरी, 19 में भी नितिन गडकरी। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्ष को यह बखूबी पता है कि ये सिर्फ तीनों दलों एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की एकता बनी रही तो चुनावी नतीजा भाजपा को पता है। यही कारण है कि अंधेरी ईस्ट से अपना उम्मीदवार हटाकर बीजेपी ने परोक्ष रूप से अपने खिलाफ चल रहे जनाक्रोश, खासतौर से गुवाहाटी मॉडल के बाद सब सामने ना आ जाए, इसलिए कैंडिडेट ही हटा दिया। बड़े चौंके लोग, सब लोग, की चुनाव से बीजेपी ने कैंडिडेट ही हटा विड्रॉ कर लिया। तो महाराष्ट्र और गुजरात परेशान कर रहा है, हिमाचल पे निगाहें हैं। प्रियंका गांधी बड़ी मेहनत कर रही हैं, मंदिर में भी जा रही हैं, वहाँ पे पेंशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव भूमिका करेंगे पेंशन से आने से। ये चीज़ें ऐसी हैं जो राजस्थान में उन्होंने करके दिखाई। पेंशन वाला मुद्दा राजस्थान सरकार ने दे दिया, तो लोगों को लगता है कांग्रेस अगर आ जाएगी हिमाचल में तो हमारा पेंशन का मुद्दा हल हो जाएगा। विपक्ष अगर ये जादू कर पाया तो 2024 में मोदी और शाह के साथ साथ अंबानी और अडानी के सामने भी परेशानियां खड़ा होना तय है। हमारी निगाह रहेंगी, देखते रहिए 4 PM, क्योंकि ये तीखा ये सच आपको सिर्फ यही चैनल पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम बहुत जल्दी कुछ और हिंदी भाषी राज्यों में आने वाले हैं, वहां से हम अपना चैनल और शुरू करेंगे। बने रहिए 4 PM के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।